बोर्ड विजिबल है? प्लीज डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। एंड आवाज क्लियर है या नहीं वो भी प्लीज बता दो। ओके चलो लेट्स कंटिन्यू। सो इन लास्ट क्लास हम लोग जॉनर्स के बारे में बात कर रहे थे। हम पोएट्री जॉनर्स देखे जिसमें हम लिरिक्स, फॉर्म्स ऑफ लिरिक्स, देन टाइप्स में आए थे। हम सोनेट देखे, सोनेट के टाइप्स देखे, ओड देखे, ओड के टाइप्स देखे। 3 टॉपिक्स लेफ्ट थे, एलिगी, बैलेड एंड एपिक। टुडे विल कंटिन्यू दैट। तो फिर हमारा पोएट्री कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता। नेक्स्ट जो है वो है प्रोज एंड फिक्शन। वो दोनों बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है। मतलब प्रोज के बारे में तो ऑलरेडी हम बात कर रहे थे ना, नॉवेल, नॉवेला, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, एक बेसिक क्लास लेते, वो सब प्रोज में ही आता। बट इसके लिए भी कल अपन क्या करेंगे, एक शॉर्ट में प्रोज एंड फिक्शन समझ लिए तो इंशाल्लाह हो जाता। उसके बाद से मतलब पेपर पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो जाता कल इंशाल्लाह ताला। पार्ट 2 ट्यूसडे से, ट्यूसडे एम आई राइट या ट्यूसडे, वेंसडे से स्टार्ट करेंगे हम पार्ट 2 15th से। ओके सो लेट्स स्टार्ट। वालेकुम अस्सलाम। एलिगी। सो ग्रीक और रोमन लिटरेचर में एलिगी मतलब ये एलिगिक मीटर में लिखा जाता, इसीलिए इसको एलिगी कहा जाता। हेक्सामीटर और पेंटामीटर दोनों को मिक्सअप करके ये एलिगिक मीटर बना जाता। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज एलिगी। सो ये टर्म जो है बहुत ज्यादा यूज होता अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। मोस्टली लव के कंप्लेंट्स के लिए इस टाइप की पोएट्री लिखी जाती। जॉन डन जो है उन बहुत सारे एलिगीज लिखे थे और 16th और अर्ली 17th सेंचुरी के लव पोएम्स सी मेंशन कर रही हूँ मैं, ऐसे लव पोएम्स जहां पर कंप्लेन किया जाता, कंप्लेन। और ये एलिगी का फीचर ये है कि ये सैड, जैसे कि पहले भी अपन इसके डेफिनेशंस देखे थे तो उसमें बात कर रहे थे किसी की डेथ पे, मोस्टली कोई राइटर्स की डेथ पे या किसी की भी डेथ पे क्वेश्चन करते फेट के साथ के, मतलब किस्मत के साथ कि ऐसा क्यों हुआ, गम मनाना, मौन करना, ये सब चीजें एलिगी कैटेगरी में ही आते। क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एलिगी नाउ? कॉन्सेप्ट क्लियर है या फिर एक बार डेफिनेशन देख सकते हैं हम अभी भी, जो कि ऑलरेडी देखे थे। आई होप याद होंगे आप लोग को। Okay, so let's continue. The first is pastoral elegy. This is a very important subtype of elegy. This represents both the poet and also the one he is mourning for, which is usually also a poet. तो ये एलिगी में पोएट किसी और पोएट के डेथ पे मौन कर रहे हैं, जो मोस्टली उन्हों भी पोएट रहते, मतलब मोस्टली इट इज फ्रॉम अ पोएट टू अ पोएट। ओके, मोस्टली रहते, कोई अदर पर्सन भी हो सकते हैं। So this type of poetry originated from Silken Greek. This type of poetry originated from Greek. Okay, was continued by the Roman Virgil, and बाद में this was continued by Romans also, and it was developed in various European countries during the Renaissance and remained currently in English poetry throughout the 19th century. So, have you understood this clearly? This was originally what I can say, this was originally generated by the Greek, but later this was continued by the Roman peoples, and
After that, it was developed by European countries during the period of Renaissance. Then this remained in English poetry throughout the 19th century. The examples of this poetry is John Milton's Lycidas, which was written in the year 1638. 1638. Another example of this is Shelley's Adonias, which was written in the year 1821. And one more example of this elegy is the Victorian age. So in the Victorian age बहुत सारे elegies इस टाइप से लिखे जाते थे. So वैसे तो we have some more categories in elegy, लेकिन this is one and only important type of elegy I feel which will come in your examination point of view से. This is important kind of elegy. Okay, मेरी आवाज क्लियर है? Am I audible? Okay. So इसके अलावा मतलब ये pastoral poetry के अलावा और दो kinds of poetry है, that is personal elegy and impersonal elegy. So in a personal elegy the poet laments the death of some close friend या फिर relative. Okay. And impersonal elegy में poet grieves about all the humans life, मतलब broad हो जाता. Let me write it here. Okay. Two types of elegies है, personal impersonal. In the personal elegy poet जो है mourns about या फिर on the death of some close friend या relative. Okay. लेकिन impersonal poetry में broad हो जाता, मतलब complete humans पे, destiny पे, इस चीजों पे poet जो है अपना sadness express करते हैं. Clear? मोस्टली ये किसी की डेथ पे ही बोला जाता. एंड ये लिरिक्स रहते हैं, इसका मेन मोटिव ये रहता कि अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, कोई स्टोरी बोलना नहीं रहता, लेकिन अपने जो सैड फील करते वो फीलिंग्स एक्सप्रेस करना इस एलिगी. क्लियर? दिस इज इम्पोर्टेंट. इसके अलावा पर्सनल इम्पर्सनल भी है जो आपके नॉलेज में रहना जरूरी था. नेक्स्ट इज बैलेड. So, ballad is a song transmitted orally which tells a story, known as folk ballad and traditional ballad. So, ballad जो है एक orally कहा जाता, ये एक स्टोरी फॉर्म में रहता. इसके और दो नाम हैं, बैलेड के और भी दो नाम हैं, folk ballad and traditional ballad. क्लियर? तो बैलेड किस तरीके से लिखा जाता? सी, बैलेड 3 मेन स्टैंजास में लिखा जाता. फर्स्ट स्टैंजा में 5 लाइन्स रहते एंड एक कंक्लूडिंग स्टैंजा रहता. मिडिल स्टैंजा में नो 3 स्टैंजास रहते हैं. ओके, let me make 3 stanzas here, 1 2 and 3 stanzas. Okay, तो ये फर्स्ट स्टैंजा ये है, सेकंड स्टैंजा ये है, ये सेकंड स्टैंजा है.
एंड ये जो ऊपर का जो एक्चुअली में फर्स्ट स्टैंजा है, यहाँ से नरेटर क्या करते हैं, अपनी स्टोरी मतलब बिगिन करते हैं। ये क्लाइमैक्स एपिसोड रहता है, स्टोरी शुरू क्लाइमैक्स से होती है। उसके बाद जो है फर्स्ट स्टैंजा जो कि 5 to 8 लाइन्स का रहता, देन ये कंक्लूडिंग स्टैंजा लास्ट वाला। क्लियर? समझ में आ गया इसके 3 स्टैंडर्ड्स कैसे रहते। जो एक्चुअल में फर्स्ट स्टैंजा है दैट इज द क्लाइमैटिक एपिसोड, जहां से स्टोरी शुरू होती है। उसके बाद सेकेंड स्टैंजा को दे आर कंसिडरिंग एज फर्स्ट स्टैंजा, जो कि 8 लाइन्स रहते जिसमें। उसके बाद जो लास्ट स्टैंजा है दैट इज द कंक्लूडिंग स्टैंजा। सो लेट्स गेट इनटू द टाइप्स ऑफ बैलेट। ट्रेडिशनल बैलेट क्या है, इसको ट्रेडिशनल बैलेट क्यों बोलते हैं, इसमें क्या अलग रहता, लेट्स सी। Traditional ballad has greatly influenced by the form and style of lyrical poetry in general. ये लिरिक टाइप ऑफ पोएट्री से जर्नली बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड रहता, मतलब लिरिक्स में लिखा जाता। इट हैज ऑल्सो गिवन राइज टू द लिटरेरी बैलेड। ट्रेडिशनल बैलेड की वजह से लिटरेचर में बैलेड की इम्पोर्टेंस बढ़ गई। In a narrative poem written in deliberate imitation of the form, language, spirit of the traditional ballad. In Germany, some major literary ballads were written in the later 18th century, including G. A. Berger's very popular Lenore in 1774. So, traditional ballad has deliberate imitation of the form. मतलब प्रॉपर, इसको ट्रेडिशनल इसीलिए कहा जाता है, इसमें प्रॉपर फॉर्म, लैंग्वेज और स्प्रिट, पूरा बैलेट की जो जो फीचर्स रहना चाहिए, मतलब ये स्टैंजिक फॉर्म, ये सब इतना अच्छा रहता। तो इसको बहुत पुराने टाइम से भी ये चलते हुए आ रहा है, इसीलिए इसको ट्रेडिशनल बैलेड बोलते हैं। जर्मनी में बैलेड्स लिखे जाते थे 18th सेंचुरी में, जिसमें बहुत ही फेमस एक बैलेड है जो कि जी बर्जर्स की है। बैलेड का नाम है लिनोर, which was written in the year 1774. Okay, next is a broadside ballad. It is a ballad that was printed on one side of a single sheet. So this ballad is usually printed सिर्फ एक सिंगल शीट के वन साइड पे। मोस्टली क्या होता, वी यूज्ड टू राइट ऑन बोथ साइड ऑफ द पेपर्स, राइट। लेकिन ब्रॉड साइड बैलेड सिर्फ पेपर के एक ही साइड लिखी जाती थी। एंड दिस टाइप ऑफ बैलेड used to deal with a current event, current person, or current issue, and was also sung in a well-known tune. So ये टाइप ऑफ बैलेड जो है, दिस वॉज रिटन ऑन द करंट इश्यूज। मतलब जो पहले वाली बैलेड हम देख लिए वो ट्रेडिशनल फॉर्म की थी, पुराना स्टाइल फॉलो करती थी। लेकिन ये जो ब्रॉड साइड बैलेड है वो कुछ उसका डिफरेंट फॉर्म है, वो एक ही पेज पे लिखी जाती थी। प्लस ये करंट इश्यूज, करंट पर्सन एंड मतलब प्रेजेंट एरा के बारे में, जब भी ये संग हुई उस टाइम के एरा के बारे में, पुराने चीजों के बारे में या फिर इमेजिनेशन के बारे में, ये सब चीजों के बारे में नहीं रहता था। प्रेजेंटली इस टाइम पे क्या सिचुएशंस है उस चीज के बारे में ये हुआ करती थी। ओके, क्लियर? एंड दिस वाज बिगिन इन द 16th century and this was sung on the streets of the country fairs in a Great Britain. तो ब्रिटेन में ये स्ट्रीट्स पे, आप लोग कोई मूवीज में देखे होंगे, इंग्लिश साइड जो भी कंट्रीज रहते हैं वहां पर स्ट्रीट्स पे दे यूज टू सिंग सॉन्ग्स, तो उस टाइप की बैलेड है। ओके, अंडरस्टूड? या नेक्स्ट इज एपिक। एपिक
folk one time, yeah, अभी क्लास के बाद we'll go with it. Okay. Epic is a heroic poem. Epic is a heroic poem, refers to a lyrical poem composed in grand style about a grand theme. Composed in a iambic pentameter lines, it is also a long verse narrative on a serious subject told in a formal form. The best type of epic is John Milton's Paradise Lost. तो epic के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके थे. ये heroic type of poems रहते जो कि heroes के बारे में नरेट किया जाता है. इसमें इसमें लिरिक्स, ये लिरिक में कंपोज्ड होती, मतलब राइम रहता है इसमें. और ये एक बहुत ही ग्रैंड स्टाइल में, बहुत ही अच्छे स्टाइल में, बहुत ही अच्छे थीम पे कंप्लीट टाइम फोकस अटेंशन देके लिखी जाती आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस में इसको लिखा जाता है. और ये बहुत ही लॉन्ग और नरेटिव, मतलब स्टोरी टाइप में लिखा जाता है, और कोई सीरियस सब्जेक्ट्स पे लिखा जाता है इसको, और ये फॉर्मल फॉर्म में लिखा जाता है. ओके. तो इसका एग्जाम्पल जो है जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट है. एपिक को एरिस्टोटल जो है रैंक दिए सेकंड, और फर्स्ट रैंक उन्होंने दिए थे ट्रेजेडी को. ओके. लेकिन जो बहुत सारे रिनायसा के क्रिटिक्स थे, उन्होंने बोले कि एपिक जो है सारे जॉनरस पार्ट में सबसे फर्स्ट फीचर है, सबसे इम्पोर्टेंट है बोलकर लोग ऐसा बोले. लेट्स गेट इनटू द टाइप ऑफ एपिक्स. ट्रेडिशनल एपिक, फोल्क एपिक्स या प्राइमरी एपिक्स भी ट्रेडिशनल एपिक्स को कहा जाता, विच वर रिटर्न ओरिजिनली बीन ओरल पोएम्स. ये जो ट्रेडिशनल एपिक्स थे ये एक्चुअली ओरली कहे जाते थे. ये किस चीज के बारे में होते थे? ये कोई नेशनल हीरो के बारे में होते थे जबकि वार चल रहा होता था, या फिर इट वॉज अबाउट द ट्राइबल पीपल. ऐसे दो काइंड के एपिक्स हैं, द ओडिसी एंड द इलियड, जो कि वार टाइम के ऊपर नेशनल हीरो के ऊपर लिखे गए थे या फिर ट्राइबल पीपल के ऊपर लिखे गए थे. नेक्स्ट इज लिटरेरी एपिक, narrative poem typically about the extraordinary characters who is dealing with gods and other superhuman forces, is certainly the most ambitious of poetic enterprise. The narrator begins by standing his argument on epic theme. So literary epic जो है, this was a narrative poem टिपिकली अबाउट कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टर रहता. मोस्टली वो कैरेक्टर सुपरस्टिशियस चीजों से या फिर गॉड से, ऐसे चीजों से रिलेटेड रहता. वो कैरेक्टर ऐसी चीजों से डील करता. तो ये सर्टेनिटी क्या है ये चीज बताने के लिए ये लिटरेरी एपिक लिखी जाती थी. मोस्टली यहाँ पर ये एपिक जब शुरू होती थी तो राइटर क्या करते थे, एक आर्ग्यूमेंट रेस करते थे ये एपिक की थीम के ऊपर. ये ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों है, ऐसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रेस करके वहां से फिर उसका आंसर देने के लिए क्या होता, जब स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चन रेज होता तो वो स्टोरी में उसका आंसर हिडन रहता. तो सेम लिटरेरी टाइप ऑफ एपिक्स में क्वेश्चन से स्टार्ट होता था ये, देन लेटर ऑन उसका आंसर दिया जाता था. ओके. नेक्स्ट इज मॉक एपिक. मॉक एपिक या फिर मॉक हीरोइक पोएम जो है ये एक स्टोरीज रहते एलिमेंट्स के बारे में. जैसे कि ट्रेडिशनल एपिक में अपन पढ़े प्रोटोकॉल या फिर सुपर नेशनल मशीनरी के बारे में. ये एक बहुत ही बड़ी टर्म है. जैसा कि अंडरवर्ल्ड दुनिया में क्या हो रहा, दुनिया के अंदर भी एक वर्ल्ड है या फिर आसमान के ऊपर एक वर्ल्ड है, ऐसे काइंड ऑफ सुपर नेचुरल चीजों के ऊपर ये एपिक लिखी जाती थी. तो इसका मॉक हीरोइक एपिक भी कहा जाता है इसको.
और ऐसे काइंड ऑफ एपिक को थोड़ा लोअर सब्जेक्ट दिया जाता, मतलब सारे काइंड्स ऑफ एपिक्स में इसको थोड़ा लो देखा जाता, उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। जब एपिक्स, टाइप्स ऑफ एपिक्स की जब हम बात करते हैं, नीचे से स्टार्ट होती। क्लियर? नेक्स्ट इज chivalric romance. What is chivalric romance? This is the romance of the medieval period. Medieval period में जो रोमांस होता था उसको chivalric romance कहा जाता था। ये एक ऐसा टाइप ऑफ 12th सेंचुरी में फ्रांस में ये स्प्रेड हुआ था, लेकिन ये लिटरेचर टर्म इतना फेमस हुआ कि ये अभी अभी तक भी ऐसे काइंड ऑफ मतलब एपिक्स लिखे जाते हैं। It is a form of narrative that is developed in 12th century in France. So I'll mention it here. 12th century France में ये स्टार्ट हुआ था और फिर इवेंचुअली दूसरे कंट्रीज में ये स्प्रेड हो गया। मेडिवल पीरियड के रोमांस के बारे में लिखा जाता, मतलब वो किसी भी टाइप का हो सकता। नेक्स्ट इज epithalamion. Okay. In the Latin form, epithalamium is a poem written to celebrate a marriage. ऐसी टाइप ऑफ पोएम जो कि मैरिज फंक्शन जो रहता वो सेलिब्रेट करने के लिए, या फिर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए, या फिर शादी के टाइम जो सॉन्ग्स होते वो सेलिब्रेट करने के लिए लिखी जाती। तो ग्रीक में एपिथैलियम मतलब ग्रीक में एट द ब्राइडल चैम्बर, ये है ग्रीक में इसका मीनिंग। It refers to verses that were originally written to be sung outside the bedroom of a newly married couple. तो ये कुछ ऐसे ओरिजिनली रिटर्न वर्सेस रहते जो कि न्यूली मैरिड कपल के बेडरूम के बाहर उस टाइम के, मतलब पुराने जमाने में लोग गाया करते थे। तो सर फिलिप सिडनी जो है इंग्लिश में फर्स्ट एपिथैलियम लिखे, जो कि 1580 में लिखे थे। सर फिलिप सिडनी in the year 1580। क्या लिखे ना, फर्स्ट इंग्लिश एपिथैलियम। ओके। उसके बाद एडमंड स्पेंसर भी जो है बहुत सारे एपिथैलियम्स लिखे। जॉन डन, बेन जॉनसन, रॉबर्ट हेडिक और बहुत सारे रिनाइसा के पोएट्स जो है वेडिंग पोएम्स कंपोज करे। इसका एक एग्जाम्पल मैं एक एपिथैलियम आपको अभी क्लास के बाद अपने ग्रुप में भेजती हूँ, जैसे कि लास्ट क्लास के बाद ओड टू नाइटिंगेल भेजी थी। डू रीड दैट, तो आप लोग को एक्चुअल में क्या था वो बेटर समझ में आता। अपन कॉन्सेप्ट तो समझ ले रहे, लेकिन जब तक हम वो काइंड ऑफ थिंग नहीं पढ़े हमको वो कॉन्सेप्ट माइंड में नहीं बैठता। नेक्स्ट इज हाइकू, या फिर इसका और एक नाम है होकू। सो दिस इज अ जापानीज पोएटिक फॉर्म। ये एक जापानीज पोएटिक फॉर्म है जहां पर 17 सिलेबल्स के ऑर्डर में इसको लिखा जाता। ओके, पढ़े थे सिलेबल्स अपन। तो 17 सिलेबल्स के फॉर्म में लिखा जाता। अभी 17 सिलेबल्स कैसा रहते देखो। फर्स्ट 3 लाइंस में 5 सिलेबल्स लिखे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में 7 सिलेबल्स। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में 5 सिलेबल्स। काउंट देम, 5 5 10 प्लस 7 इज 17। इस तरीके से 17 सिलेबल्स को डिवाइड करके
ये पोएट्री फॉर्म में लिखा जाता, दैट इज हाइकू या होकू। तो यहाँ पर पोएट जो है अपना इमोशनल स्पिरिचुअल रिस्पॉन्स देते, जो सब्जेक्ट रहता वो नेचर रहता, नेचुरल सब्जेक्ट रहता इस थीम का। जैसा कि सीजन ऑफ द ईयर के बारे में बात कर सकती, पोएट्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, इंग्लिश पोएट्स के लिए ये फॉर्म में लिखना, बिकॉज ऐसे ही स्टाइल में सिलेबल सेट होना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो जो भी राइटर्स ये ट्राई करने की कोशिश करते थे, उन लोग कहीं ना कहीं ये रूल ब्रेक कर देते थे। मतलब ऐसे ही सेम पैटर्न में वो लोग सिलेबस नहीं लिख पाते थे, इसीलिए रूल ब्रेक हो जाता था। क्लियर? सो दैट्स ऑल आर द काइंड्स ऑफ पोएट्री। सो वी आर डन नाउ। अभी कल हमारे जो टॉपिक्स है वो है प्रोज एंड फिक्शन। दो, वो दो भी बहुत से छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। उसके बाद कल आप लोग के जितने भी डाउट्स है अभी तक की, जितना भी सिलेबस हम मतलब ये पार्ट 1 कवर करें, उसमें जो भी डाउट्स है डू आस्क मी। पहले के वीडियोस अगर इनकम्प्लीट है तो उसको अभी कंप्लीट कर लो। ओके, देखो अगर कुछ डाउट्स है तो डू आस्क मी इन द चैट बॉक्स नाउ। Folk ballad. Okay. Am I audible? सी folk मतलब जर्नल म्यूजिक रहता। ओके, कोई भी जर्नल म्यूजिक, ट्रेडिशनल स्टाइल का म्यूजिक कम्स अंडर folk। फॉल्कलोर के बारे में पढ़े थे अपन, कल्चरल एक्सप्रेशन, जोक या बिलीफ, प्रवर्ब, कोई भी चीज जो अपने कल्चर से होकर आती, उसका कोई प्रूफ, एक्चुअल प्रूफ नहीं रहता, लेकिन जनरेशन टू जनरेशन माउथली ये पास होते रहती। तो ऐसी ही काइंड ऑफ म्यूजिक जो कि कल्चरल म्यूजिक रहता हो। बैलेड, सी बैलेड शॉर्ट पोएम जो कि स्टैंजास फॉर्म में लिखी जाती। ओके, एक सॉन्ग जो ओरली ट्रांसमिट होता एक स्टोरी बोलने के लिए, सब folk टाइप ऑफ बैलेड। सी सेम जो ट्रेडिशनली स्टोरीज बोल लेते आ रहे हैं, वही टाइप ऑफ बैलेड इज नोन एज folk बैलेड। या और कुछ डाउट है तो फील फ्री एंड आस्क मी। और कल कल के लिए भी डाउट्स निकाल के रखो, डू आस्क मी द डाउट्स आफ्टर वी एंड द क्लास। तो कल के दोनों टॉपिक्स हमारे बहुत छोटे, पहला तो प्रोज है जो ऑलरेडी हम पढ़ लिए थे, ये जो भी हम बेसिक क्लास में टॉपिक्स पढ़े थे ना, नॉवेल, नॉवेला, ये सब प्रोज में ही आते। बट इफ यू वांट एक बार फिर से हम शॉर्ट में डेफिनेशंस देख ले सकते हैं, बट आई डोंट थिंक जरूरत है। मतलब बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, नॉवेल, नरेटिव्स, ये सब चीजें आ जाते। देन फिक्शन, सी फिक्शन में तो कुछ भी पढ़ाने का नहीं है। फिक्शन जो कल का हमारा टॉपिक है, दैट इज एक लिटरेचर का फॉर्म है जहां पर इमेजिनरी इवेंट्स होते। देखे थे ना हम पहले फिक्शन। देन लिटरेरी जनरल्स में देखे थे, नॉवेल के बारे में, शॉर्ट स्टोरी के बारे में, बायोग्राफी के बारे में, यही सब रहता।
तो हमारे पास कल की क्लास में थोड़ा सा टाइम बचता जहां पर अपन डाउट क्लियरिंग सेशन रख लेंगे कल। विल क्लियर द डाउट्स। ऑल्सो आई नो मेरे को आज के नोट्स तो मैं पोस्ट कर दी। ड्रामा टॉपिक एंड पोएट्री टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पोस्ट करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई विल डू दैट। एक्चुअली आई एम गोइंग वेरी बिजी दिस डेज, तो इंशाल्लाह मैं कर देती हूँ आज।